कौन सी है? प्री फार्मुलेशन पैरामीटर। कौन सी टॉपिक है? प्री फार्मुलेशन पैरामीटर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्री फार्मुलेशन। कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्री फार्मुलेशन, जिसका आज का हमारा दूसरा लेक्चर है प्री फार्मुलेशन पैरामीटर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्री फार्मुलेशन क्या होते हैं, मतलब कि हम लोग क्या एक दवा को बनाने से पहले उसकी सारी स्टडी करते हैं। जैसे दवा का कलरिंग एजेंट्स क्या रहेगा, प्रिजर्वेटिव क्या रहेगा, वो कितने जल्दी डिजॉल्व होगा, और वो हमारे एक्सिपिएंट के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। तो इसकी सारी स्टडी एक दवा को बनाने से पहले स्टडी की जाती है, ठीक है। मतलब दवा को डेवलपमेंट करने से पहले इसकी स्टडी की जाती है। तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से आपको अपने लेक्चर 1 में बता दिए हैं। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आप हमारे पहले वाले वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियो है, उसको देख कर आइएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? प्री फार्मुलेशन पैरामीटर। आप लोग को पता हो गया ना कि प्री फार्मुलेशन क्या होता है। एक न्यू दवा के डेवलपमेंट के लिए, एक न्यू दवा को डेवलपमेंट करने से पहले उसकी एक प्रॉपर स्टडी होती है, उसी स्टडी को प्री फार्मुलेशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? एक दवा की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, दवा की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। दो चीजें होती हैं। सबसे पहले दवा की फिजिकल प्रॉपर्टी और दवा की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये देखते हैं कौन सा, सबसे पहले कौन सा? ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज में कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी दवा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक दवा लिया, क्या लिया है? पैरासीटामोल है ये, हाँ पैरासीटामोल नेप है, ठीक है, पैरासीटामोल है। इस पैरासीटामोल को अगर आप ओपन करके देखेंगे, ये किस कलर में है? व्हाइट कलर में है। क्या है? व्हाइट कलर में है। ये किस कलर में? व्हाइट कलर में। लेकिन आप इसको खाएंगे तो ये क्या रहेगा? ऑर्डरनेस रहेगा। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब रहता है थोड़ा सा बेटर टेस्ट रहता है, खाने में थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर ये आपके माउथ में ही घुस जाए तो, नहीं तो अगर आप खाएंगे तो डायरेक्टली पेट में चला जाएगा, तो ये ऑर्डरनेस रहेगा। मतलब कलर क्या रहेगी? एक दवा को जैसे ये एक्सिपिएंट है, सॉरी ये हमारा एपीआई, लेकिन उसके साथ हमारे ढेर सारे क्या मिले रहते हैं? एक्सिपिएंट मिले रहते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है। टेस्ट क्या रहेगा? अपीयरेंस क्या रहेगा? अपीयरेंस मतलब अट्रैक्टिव दिखना। जैसे अगर यही खुरदुरा रहता है, जैसे ये अभी आपका क्या दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एकदम प्लेन दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए ये अगर ऐसे खुरदुरा रहे, तो आप इस दवा को लेंगे? नहीं लेंगे। देखने में कैसा लगेगा? बहुत वाट लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, बहुत बुरी तरह से देखने में, मतलब एक अजीब सा फील होगा कि अरे यार ये दवा ऐसी है, कैसे, ठीक है। तो ये बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग कलर को देखते हैं कि कौन सा कलर सही पड़ेगा। मतलब ज़्यादातर फूड कलर ही यूज होते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा कलर हमारे एपीआई के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन सही पड़ेगा, तो वो देखते हैं। दवा बनाने से पहले इस सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, जिसमें दवा के कलर को मापा जाता है, मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये दवा हमारे एपीआई के साथ सुटेबल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसका कलर क्या रहेगा, ठीक है, ये फूड कलर है कि नहीं है, ये हमारे एपीआई के साथ किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन तो नहीं करेगी, मतलब कि ये हमारी क्या होगी? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। दूसरा ऑर्डरनेस। देखिए आप बहुत सारी दवा है, अगर वो कड़वी रहे, एकदम कड़वी रहे, बहुत, जैसे नीम की पत्ती अगर आपको पिलाया जाए तो पियेंगे? एकदम अच्छे लोग हिल जाते हैं नीम की पत्ती को पीने के लिए। करेले के जूस किसी को दिया जाए तो पियेंगे? नहीं पियेंगे। तो वैसे ही एकदम ऑर्डर टेस्ट, हमारी दवा का टेस्ट भी होता है, लेकिन उस दवा के टेस्ट को बनाया जाता है। जैसे एक सिरप होता है, उसमें आप देखेंगे बनाना का फ्लेवर होता है, ऑरेंज का फ्लेवर होता है, ठीक है, और पाइनएप्पल का फ्लेवर होता है। ऐसे बहुत सारे सिरप होते हैं, उसमें मतलब कि उसमें फ्लेवर मिलाया जाता है, उसका ऑर्डर बनाया जाता है, मतलब कि उसका टेस्ट को एक इम्प्रूव किया जाता है, ताकि अगर उस दवा को कोई लोग ले तो उस दवा अजीब ना लगे, कड़वी ना लगे, वो अच्छे फ्लेवर में बनाया जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो दवा बनेगा वो किस फ्लेवर में बनेगा। जैसे आप विटामिन सी का टैबलेट देख लीजिए ना, किस आप उसको खा जाते हैं, ऐसे ही खा जाते हैं। विटामिन सी का टैबलेट जो आता है बड़ा सा, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं? ऐसे ही खा जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? उसमें किसका फ्लेवर होता है? जब आप खाते हैं तो उसको लगता है एकदम चॉकलेट की तरह है। किसका फ्लेवर है भाई? संतरे का, ऑरेंज का फ्लेवर है, तो आपको बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर वही आपको दवा दिया जाए, अगर ऐसे ही इसको दिया जाए कि हाँ आप उसको पूछ के खा रहे, खाएंगे?
नहीं खाएंगे। इसका एक थोड़ा सा जो टेस्ट है वो क्या है, बेटर है, कड़वा है, इसको आप वैसे नहीं खा पाएंगे। तो दवा को बनाने से पहले उसके क्या ऑर्डर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, मापा जाता है। अगर एपीआई का या फिर एपीआई का कलर बेटर है तो उसको क्या होता है, एक अच्छे ऑर्डर में बनाया जाता है, एक अच्छे कलर नहीं, एक अच्छे ऑर्डर में, एक अच्छे टेस्ट में बनाया जाता है। तो ये आपका टेस्ट भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया। ऑर्डर मतलब होता है बदबू, सॉरी ये हम बदबू का, ऑर्डर मतलब क्या होता है, बदबू। बहुत सारी दवा अगर आपको स्मेल करेगी तो आप उस दवा को लेने में क्या इतराएंगे, आप उस दवा को क्या करेंगे, देने में इतराएंगे। तो उस दवा को ऑर्डरलेस बना दिया जाता है। जिस दवा का मतलब कि बदबूदार दवा रहती है उसको ऑर्डरलेस बना दिया जाता है। टेस्ट में उसमें क्या फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है प्रिपरेशन से पहले कि ये हमारी कौन सी फ्लेवरिंग एजेंट्स इसके साथ रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को, दवा के अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे कलर उसमें मिला उला के। जैसे एक है अगर गंदे कलर का रहे, जैसे सिरप है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, देखो ना बच्चे लोग येलो कलर का सिरप बहुत जल्दी पीते हैं, ठीक है। सिरप में जो होता है कलर मिला दिया जाता है ताकि वो अपीयरेंस दिखे, वो अट्रैक्टिव दिखे, ताकि बच्चे लोग क्या करें, उस सिरप को सिर्फ देखकर ही पी जाएं। तो ऐसा दवा को बनाया जाता है, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए। तो उसके क्या होता है, अपीयरेंस को भी इम्प्रूव किया जाता है। प्री फार्मुलेशन, पहले ये सारी चीजें कब होती है, दवा को बनाने से पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं। दूसरा क्या, फिर इसमें क्या देगा, दीज प्रॉपर्टीज आर द इम्प्रूव फॉर द पेशेंट एक्सेप्टेबल स्पेशली ओरल डोजेस। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोई किसी भी दवा का रंग अच्छा है, ठीक है, कोई दवा का टेस्ट मीठा है, ठीक है, और वो दवा देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, उस दवा का किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्डर मतलब कि कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो वो पेशेंट क्या करेंगे, उस दवा को तुरंत ले लेंगे और उस दवा को मतलब तुरंत क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। ये ज्यादातर ओरल डोजेस फॉर्म में होता है। किसमें होता है, ओरल डोजेस फॉर्म में, क्योंकि हमारे जीभ में क्या होती है, बहुत टाइप के टेस्टेड प्रेजेंस होती है जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करके हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है। तो वो दवा का टेस्ट भी क्या, अगर किसी भी सिरप वगैरह, ये ज्यादातर सिरप में होता है, सिरप का दवा अगर कड़वा उड़वा होता है तो उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को पहले ही मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा कौन सा, पार्टिकल साइज एंड शेप। क्या है, पार्टिकल साइज एंड शेप। इसमें देखिए अफेक्ट डिसोल्यूशन रेट, जो पार्टिकल साइज होता है, जो पार्टिकल साइज होता है ड्रग का, वो अफेक्ट करता है डिसोल्यूशन रेट पे। जैसे कि अगर एक दवा आपकी इतनी बड़ी है, एक दवा आपकी इतनी बड़ी है, आप बताइए कौन सी दवा जल्दी डिसॉल्व होगी, ये वाली दवा आपकी जल्दी डिसॉल्व होगी, ये दवा आपकी कम डिसॉल्व होगी। तो इसलिए एक फाइनल दवा बनाने से पहले दवा के जो पार्टिकल साइज होते हैं उसके पार्टिकल साइज को स्मार्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब छोटे पार्टिकल साइज जल्दी डिसॉल्व होते हैं और बड़े पार्टिकल साइज जो होते हैं वो कम डिसॉल्व होते हैं। तो क्या दिया है, अफेक्ट डिसोल्यूशन, जो ये पार्टिकल साइज और शेप होता है, एक दवा की जो पार्टिकल साइज और शेप होता है वो दवा की डिसोल्यूशन रेट को कम करता है। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो कम डिसॉल्व होगा, पार्टिकल साइज स्मॉल है तो जल्दी डिसॉल्व होगा। इन्फ्लुएंस बायो अवेलेबिलिटी। अब देखो ये जो होता है वो पहली बात तो क्या करता है, दवा के डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करता है। फिर इन्फ्लुएंस बायो अवेलेबिलिटी। अब देखो पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, जब डिसॉल्व नहीं होगा तो हमारे ब्लड में जाएगा नहीं, तो इससे क्या होता है, हमारी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब एक, जैसे कि हमने बताया था अगले वाले वीडियो में, जैसे आप 500 mg का दवा खा रहे हैं, 500 mg का पैरासीटामोल लिए, 500 mg का पैरासीटामोल आपका 100 mg क्या किया, आपका लीवर क्या किया, खत्म कर दिया। 100 mg लीवर आपका क्या किया, खत्म कर दिया। कितना बचा, 400 mg। ये 400 mg कहाँ पे रीच करेगा, आपके ये 400 mg रीच करेगा ब्लड में, कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में। तो यही 400 mg क्या कहलाती है, पैरासीटामोल की बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच करेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वही एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसका होता है, आईवी का होता है, क्योंकि वो दवा सारी आपकी इंजेक्ट होती है, किसमें, नस में होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आपको पहले ही भी बता दिए हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लो एंड द कंप्रेशन प्रॉपर्टीज। ये जो होता है, अगर दवा आपकी कम डिसॉल्व होगी तो वो कम फ्लो करेगी, कम कंप्रेशन करेगी, तो ये आपकी क्या होती है, कंप्रेशन पे भी और फ्लो पे भी अफेक्ट कर सकती है। इस फादर पार्टिकल साइज अफेक्ट फास्टर डिसोल्यूशन। तो इस कंडीशन में दवा की पार्टिकल साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, जिसकी वजह से वो फास्टर डिसोल्यूशन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका तीसरा कौन सा है, पॉलीमराइजेशन। क्या है,
पॉलीमराइजेशन। एक आपका होता है अमरफस, एक आपका होता है क्रिस्टल। क्या होता है? एक अमरफस, एक क्रिस्टल। जो क्रिस्टल होता है उसका शेप और साइज आपस में ढेर सारे कंपोनेंट्स तो एक ही होते हैं, लेकिन उसका शेप और साइज क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जो अमरफस होता है उसका शेप और साइज डिफरेंस होता है। ये आपका क्या होता है? अमरफस होता है। इसका शेप और साइज क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे कि इसमें पानी आपका जल्दी इंटर कर जाएंगे। जब पानी अंदर जाएंगे तो जल्दी जल्दी डिजॉल्व करेंगे। लेकिन जो आपका क्रिस्टल होता है इसमें आपका क्या होता है? पानी कम इंटर कर पाता है, इसलिए ये ज्यादा हमारा जल्दी नहीं डिजॉल्व होता है। तो इसमें क्या होता है कि दवा को क्या बनाया जाता है? अमरफस नेचर का बनाया जाता है, ये पॉलीमरफस। अगर ये क्रिस्टल और अमरफस आपस में मिल जाते हैं तो पॉलीमरफस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो दवा के इस वाले चीज को भी देखा जाता है कि वो क्रिस्टल फॉर्म में हो। ठीक है, दवा हमारी क्या होती है? क्रिस्टल फॉर्म में, मोर देन क्रिस्टल फॉर्म। ये दवा हमेशा किसमें होती है? क्रिस्टल फॉर्म में। अगर अमरफस नेचर की हुई तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगी तो लेट डिजॉल्व हो गया। भाई जल्दी डिजॉल्व होगी तो भी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब भाई दवा जल्दी डिजॉल्व होगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी, जल्दी अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी और जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो आपकी बॉडी में टिकी कहाँ पर है? जब आपकी बॉडी में टिकेगी नहीं तो उसका इफेक्ट कहाँ से देखने को मिलेगा? तो उसके अमरफस नेचर को भी आपका क्रिस्टल फॉर्म में लाना चाहिए, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, दवा की स्टेबिलिटी बनी रहती है और दवा की बायो अवेलेबिलिटी भी आपकी बनी रहती है। ठीक है, फिर बी कौन सा है? बी आपका है केमिकल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखते हैं? ड्रग स्टेबिलिटी। क्या देखते हैं? ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग आपकी किसमें स्टेबल रहेगी? ठीक है, ड्रग में भी डिग्रेडेट ड्यू टू। ड्रग किसमें सबसे ज्यादा खराब होगी? जैसे हाइड्रोलाइसिस में, ऑक्सीडेशन में और फोटोलाइसिस में। जैसे कुछ दवा होती है जो आपके जैसे मॉइस्चर है, कहीं पे आप रख देंगे, जैसे आपके घर में कहीं पे मॉइस्चर है तो आप दवा वहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगी? अपने अंदर वाटर को सोख लेगी, तो वो दवा हाइड्रोलाइसिस कर जाएगी, तो एक और हाइड्रोलाइसिस करके एक और कंपोनेंट्स बना देगी, तो जो आपके पेट के लिए खराब होता है। तो एक ड्रग स्टेबिलिटी मतलब होता है कि आपकी जो नई कंपोनेंट्स जो दवा बनेगी वो किस टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ज़्यादा स्टेबल मतलब कि ज़्यादा चल पाएगी। तो कुछ दवा होती है हाइड्रोलाइसिस से खराब हो जाती है, कुछ ऑक्सीडेशन, जैसे सिरप आप के रख देंगे तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन वो उसके अंदर आएगा तो सिरप ऑक्सीडेस हो जाएगा, जिसमें सिरप आप देखेंगे कि जमने बहुत ज़्यादा जम जाता है, चिपचिपा नियर हो जाता है। ठीक है, फोटोलाइसिस, बहुत सारी दवा होती है जो सनलाइट में रखे खराब हो जाती है। तो इस सारी चीज़ों को किस में देखा जाता है? प्री फार्मुलेशन में देखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? स्टेबिलिटी इन द टेस्टेड अंडर द डिफरेंस पीएच टेम्परेचर एंड द लाइट कंडीशन। ठीक है, इसमें दवा की स्टेबिलिटी देखा जाता है कि वो दवा कितने पीएच पे स्टेबल रहेगी, कितने टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगी और कितने कंडीशन पे, मतलब किस लाइट कंडीशन में कितने देर तक वो स्टेबल रह सकती है। जैसे सनलाइट में कोई भी दवा रख दीजिए तो वो कितने दिन तक चलती है, तो वो सारी चीजें इसमें देखा जाता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर इसके बाद दवा का पीकेए डिटरमिनेशन किया जाता है। क्या? पीकेए डिटरमिनेशन किया जाता है, जैसे कि इंडिकेट, ठीक है, वेदर द ड्रग इज एसिड या द बेस। ठीक है, अफेक्टेड आइसोनाइजेशन, सॉल्युबल एंड द एब्जॉर्प्शन। देखो, जो दवा हमारी दवा जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आयोनाइज दवा होती है, एक नॉन आयोनाइज दवा होती है। जो आयोनाइज दवा होती है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, जो नॉन आयोनाइज दवा होती है वो कम एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें ये जो पीकेए होता है ये डिटरमिनेशन करता है कि जैसे कि आपके ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, तो ब्लड के पीएच का आप जो दवा लेंगे वो आपका कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो जो दवा आप बना रहे हैं उसका पीएच भी 7.4 होना चाहिए, या फिर ये हमारे बेसिक नेचर का होना चाहिए, न्यूट्रल नेचर का होना चाहिए। किस नेचर का होना चाहिए? न्यूट्रल नेचर का होना चाहिए। या फिर आपके बॉडी के ऑर्गन पीएच से क्या होता है? मेल करना चाहिए, मतलब मेल करना चाहिए। उससे ना तो वो ज़्यादा एसिडिक हो सकता है ना ज़्यादा बेसिक हो सकता है। अगर एसिडिक हुआ तो भी नुकसान होगा, बेसिक हुआ तो भी नुकसान होगा। तो या तो वो न्यूट्रल हो या तो फिर उससे मैच करना चाहिए, जो उसका पीएच है वो आपके ऑर्गन के पीएच से मैच करना चाहिए। तो ये वाला होता है। और कुछ दवा होती है जो आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन, जो आयोनाइजेशन ड्रग होती है वो सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब होती है। जो आयोनाइजेशन दवा होती है वो डायरेक्टली सॉल्युबल हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर वही दवा आपके अनआयोनाइजेशन फॉर्म में रहेगा तो जल्दी सॉल्युबल नहीं होंगी, तो एब्जॉर्ब भी आपका कम होगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद ड्रग, तीसरा क्या है? ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें ये देखा जाता है कि जो दवा है, जैसे ये हमारा एपीआई है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एपीआई। अब
एपीआई के साथ हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे आपका फ्लेवरिंग हो गया, कलरिंग एजेंट्स हो गए, बाइंडिंग एजेंट्स हो गए, जो एक्सीपिएंट हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव हो गए, बहुत सारे एक्सीपिएंट होते हैं, वो एक्सीपिएंट हमारे एपीआई के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, वो देखा जाता है किसमें, प्री फार्मुलेशन में। अगर एक्सीपिएंट एपीआई के साथ रिएक्ट किया तो वो एक दूसरा फॉर्म बना देगा, दूसरी दवा बना देगा, दूसरा क्या करेगा, फार्मूला बना देगा। ठीक है, तो ये दवा आपकी किसके लिए बनी हुई है, पेन के लिए बनी हुई है। अब इसमें एक्सीपिएंट हमारा रिएक्टिव होगा, जो एपीआई के साथ मिलेगा तुरंत रिएक्शन करके वो दूसरा फॉर्म बना देगा, और जो दवा मिलेगी वो आपके सर दर्द को और बढ़ा रही है। तो ये सारी चीजें देखा जाता है। इसमें एपीआई को नॉन रिएक्टिव बनाया जाता है, जो एपीआई आपके होते हैं उसको नॉन रिएक्टिव बनाया जाता है, ताकि वो एक्सीपिएंट के साथ या फिर आपके ड्रग के साथ किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन ना करे, तभी आपका एपीआई सेफ रहेगा। अगर ये रिएक्शन कर रही है तो एपीआई के साथ रिएक्ट करके वो दूसरा कंपोनेंट बनाएगी, जो एक पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ये कंपोनेंट आपका टॉक्सिक भी हो सकता है। अगर ये रिएक्शन की एपीआई के साथ, जरूरी नहीं है कि ये जो रिएक्शन की हो सके ये जहर बना दे, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए सही ना पड़े। तो अगर एपीआई और एक्सीपिएंट आपस में रिएक्ट करने लगेंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी बना सकता है, जो एक ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद पार्टीशन कोएफिशिएंट। देखिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि कितना ये क्या होता है, कितना ये हमारा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे होती है, ये हमारी फास्फोलिपिड होती है। क्या, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो फास्फोलिपिड होती है। फास्फोलिपिड बाइलेयर की हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। हमारी जो सेल होती है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो इसका नेचर क्या होता है, लिपिड नेचर का होता है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से कौन सी दवा अंदर जाएगी, लिपिड नेचर वाली दवा जाएगी। तो हमारी दवा दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है लिपिड सॉल्युबल दवा, लिपिड सॉल्युबल, एक आपकी होती है वाटर सॉल्युबल। तो जो दवा वाटर सॉल्युबल की होती है वो इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन जो दवा लिपिड सॉल्युबल की होती है वो इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर पाएगी। तो ये सारी चीजें देखा जाता है किसमें, प्री फार्मुलेशन में। प्री फार्मुलेशन में इसकी स्टडी की जाती है। पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, इसमें ये भी देखा जाता है कि जो हमारी दवा होती है वो कितने पीएच पर सॉल्युबल होगी। वैसे हमारी ये दवा होती है, ये हमारे 7 पॉइंट मतलब एसिडिक पीएच पे सॉल्युबल होगी, लेकिन आप उसको बेसिक बना दिए, वो होगा ही नहीं। ठीक है, पीएच सॉल्युबिलिटी, जैसे कि हमारे पेट में क्या है, एसिड है, तो उस दवा को वहाँ पे अगर एसिड मिलेगा तो क्या और ज़्यादा भयानक सा एसिड बनाएगा, तो वहाँ पे हमारी दवा क्या होगी, डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, या फिर हमारी दवा क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो अगर आप ऑलरेडी कोई दवा ले रहे हैं जो आपके स्टमक एसिड पे स्टेबल रहे, तो उसके पीएच को भी मेंटेन किया जाता है, उस दवा को न्यूट्रलाइज फॉर्म में बना दिया जाता है, या फिर न्यूट्रलाइज फॉर्म में बना दिया जाता है, या फिर उसका जो नेचर रहता है वो बेसिक कर दिया जाता है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो ऑटोमेटिक वो न्यूट्राइल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद फ्लो प्रॉपर्टी देखी जाती है, दवा की फ्लो प्रॉपर्टी देखी जाती है कि दवा हमारा किसके साथ कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, दवा कितने रेंज से फ्लो कर रहा है, ये सब कब देखा जाता है, प्री फार्मुलेशन। एक दवा को बनाने से पहले ये सारी चीजें देखी जाती है। फिर कैरियर इंडेक्स ऑफ द रिपोज। देखिए, कैरियर इंडेक्स का मतलब होता है, देखिए कुछ दवा होती है जो हमारी वाटर सॉल्युबल होती है, कुछ दवा होती है जो लिपिड सॉल्युबल होती है। तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल दवा होगी वो आसानी से हमारी सेल मेम्ब्रेन से क्या होगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल दवा होती है वो आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, वाटर सॉल्युबल दवा नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो वाटर सॉल्युबल दवा क्या हमारे बॉडी में नहीं जाएगी, जाती है, लेकिन वो किसके थ्रू जाती है, कैरियर बॉडी के थ्रू जाती है। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंस होते हैं कैरियर, वो कैरियर क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग को अपने अंदर लेते हैं, फिर उसको सेल के अंदर, मतलब यहाँ पे कैरियर ऐसे प्रेजेंस रहते हैं, ये कैरियर वाटर सॉल्युबल ड्रग को लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इस ड्रग को आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कौन सी दवा आपके मतलब लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, कौन कैरियर बॉडी के थ्रू जाएगी, कौन वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपका प्री फार्मुलेशन में देखा जाता है। तो प्री फार्मुलेशन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक दवा को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आए। एक दवा को बनाने से पहले ये सारी स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
पहले आप ये सारी स्टडी कर लेंगे, एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए, कलरिंग एजेंट्स क्या होना चाहिए, फ्लोरिंग एजेंट्स क्या होना चाहिए, हम जो दवा बना रहे हैं वो आपका कितने टाइम में डिजॉल्व होना चाहिए। जैसे आप एक दवा बनाए, वो दवा 10 मिनट में डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन आप जो दवा बनाए हैं वो 10 मिनट में नहीं 1 घंटे में डिजॉल्व हो रही है, तो नुकसान है ना भाई। जितना लेट डिजॉल्व होगी उतना लेट आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, उतना लेट ही आपके साइड ऑफ एक्शन पे देगी, तब तक पेशेंट टाइफाइड। जैसे अगर हमको चोट लगी, हमको तुरंत आराम चाहिए, बहुत भयानक दर्द हो रहा है, अब जो आप दवा बना के दे दिए हैं वो ससुरी एब्जॉर्ब भी होने में 1 घंटा ले रही है, तो तब तक पेशेंट मर गया, तो दवा का फायदा ही क्या हुआ। तो दवा अपने टाइमिंग पे ही एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये सारी स्टडी हमारी प्री फॉर्मुलेशन में ही देखी जाती है। ये हम आपको बता दें, जो एक नई दवा बनती है ना, उसको अप्रूवल मिलने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये तो प्री फार्मुलेशन हो गया, मतलब दवा बनाने से पहले ये सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन जब एक दवा बन जाती है तो उसका भी सब कुछ चीज देखा जाता है, जैसे कि वो कितने टाइम में डिजॉल्व हो रही है, और जो उसमें बाइंडर मिला है वो कितने टाइम में दवा को छोड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, बाइंडर क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव कितने टाइम तक चल रहा है, प्रिजर्वेटिव 1 साल तक है, उसका एक्सपायरी डेट, 1 साल के बाद प्रिजर्वेटिव काम नहीं करेगा, तो वो दवा 1 साल तक चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है प्रिजर्वेटिव का टाइम 1 साल दिया है, वो दवा 5 महीने में खराब हो जा रही है, तो ये तो दिक्कत है ना। अब पेशेंट क्या करेगा, उस दवा का एक्सपायरी डेट को ही ना देख के लेता है कि हाँ ये दवा 1 साल चलेगी, लेकिन अगर वो खत्म भी हो जाएगी फिर भी पेशेंट को नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीजें एक दवा को बनने के बाद देखी जाती है, तो वो आपका आगे हम बताएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा प्री फार्मुलेशन में हम लोग एक दवा की केमिकल, बायोलॉजिकल और क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं किसी भी दवा को बनाने से पहले। ये आपका फार्मूला होता है, एक दवा को बनाने से पहले उसके कलर को देखते हैं, उसके टेस्ट को देखते हैं, उसके टेस्ट की स्टडी की जाती है, कलर की स्टडी की जाती है, इंग्रेडिएंट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, एक्सिपिएंट की स्टडी की जाती है, उसके फ्लो चार्ट को देखा जाता है, उसके डिसोल्यूशन रेट को देखा जाता है, पार्टिकल साइज को देखा जाता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है, उस दवा के पीएच को भी देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक दवा में देखा जाता है, उसको एकदम उसकी बारीकी से स्टडी होती है पहले दवा को बनाने से पहले ये सारी चीज़ों की एक अच्छी सी स्टडी होती है, और इसी को कहते हैं प्री फार्मुलेशन। तो प्री फार्मुलेशन में हमारा इतना ही था, 2 वीडियो में हमारा प्री फार्मुलेशन खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हम अगले वाले वीडियो में बता दिए थे, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं सब बता दिए थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है।